द चैनल। तो अभी तक हमने पढ़ा है एटॉमिक नंबर के बारे में, उससे हमने क्या क्या सीखा, एटॉमिक नंबर से हमने क्या क्या सीखा देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, फॉर्मूला मेकिंग। और अब हमें हम इस कंडीशन में पहुंच गए सभी कि अगर हम एटॉमिक नाम सुनते हैं, किसी का केमिकल नेम सुनते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमारे दिमाग में आ जाएगा, नहीं आएगा तो बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा ही था कि एटॉमिक नंबर एक ऐसी चीज है जिससे आप काफी कुछ सीख सकते हो, और जैसा कि मैंने कहा था वैसा सीखा है अभी, और आप सीखे भी हो। ठीक है, तो उसी में अब एक नया कंसेप्ट जोड़ते हैं। फर्स्ट वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने जो बताया था कि जो एटम है उसके तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हमने पढ़ा है अभी तक, न्यूट्रॉन रहता था। न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा बताएंगे आज, ठीक है, कि न्यूट्रॉन की जो प्रेजेंस है उससे क्या फर्क पड़ता है एटम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा आज का ये है मास नंबर, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है, बता चुका हूं मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के केस में, कि जो एटम होता है, एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं बात करूं तो। एक होगा न्यूक्लियस और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। सभी को क्लियर है ये बात कि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ शेल्स की, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, ठीक है, रिवॉल्व करते हैं। और दूसरा जो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन भी वही होता है। बात समझ रहे हैं? तो एटॉमिक नंबर क्या था, जेड से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को। नंबर क्या था कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या है वो देखते हैं। जो मास नंबर है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, सीधा सा केस लिखेंगे, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन inside nucleus is called mass number, mass number of that atom। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो मास नंबर किसको कहेंगे, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट, किसी न्यूक्लियस के अंदर का, तो उसको हम उसी एटम का मास नंबर कहेंगे। क्लियर है सभी को? तो अब जैसे बात करें ऑक्सीजन की, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z कितना होता है इसका, 8। ठीक है, इसका जो मास नंबर है वो होता है 16। ठीक है, अब आपको पता है Z कितना है, 8। Z का मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 8 ही होंगे। ये भी क्लियर है सभी को? मास में बता रहा हूँ 16। तो आपको पता है कि जो नंबर ऑफ, सॉरी, जो मास नंबर होगा, मास नंबर जो होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब आपको पता है ये 16 है टोटल। ठीक है, प्रोटॉन कितने आपको पता है, 8, न्यूट्रॉन रह गए। ये बड़ा सिंपल मैथ्स है, सिंपल सी इक्वेशन है कि न्यूट्रॉन क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, 8। तो इस तरह से बाय डेफिनेशन आपको ये क्लियर होता है कि मास नंबर क्या होता है। बाय डेफिनेशन आपको ये फॉर्मूला क्लियर होता है कि मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और अगर आपको एटॉमिक नंबर या मास नंबर पता है तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर आपको न्यूट्रॉन के नंबर्स पता हो, प्रोटॉन के नंबर पता हो, तो आप मास नंबर बता सकते हो। सिंपल सा मैथ्स है। क्लियर है सभी को? चलो, तो मास नंबर को कवर करने के बाद अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, देखो फटाफट। तो जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है, देखो, सभी को क्लियर है एक बात कि जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, उनको देख पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो काफी छोटे होते हैं इसीलिए उनको देख पाना इम्पॉसिबल है। जब देख पाना इम्पॉसिबल है तो जो उनका मास होता है, उस मास को आइडेंटिफाई करना कि उसका मास कितना है, ठीक है ना, वो भी तो बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा इम्पॉसिबल केस हो जाता है कि उसको एक्यूरेटली मेजर करें हम मास को। तो मास को मेजर करना विद द एक्यूरेसी इज डिफिकल्ट टास्क, ठीक है ना, तो डिफिकल्ट टास्क है ये। तो इसलिए एटॉमिक मास जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, तो एटॉमिक मास का कंसेप्ट है, देखो, जो एटॉमिक मास और मास नंबर है बराबर ही होते हैं ये,
लेकिन एक फर्क है इसमें कि जो एटॉमिक मास है वो एक तरह का रिलेटिव मास होता है। कैसा मास होता है? रिलेटिव मास होता है। तो हम उसको लिखेंगे दिस इज रिलेटिव मास ऑफ एटम। ठीक है, रिलेटिव मास होता है एटम का। किसके साथ रिलेट करते हैं? किसके साथ रिलेट करते हैं? देखो मैं बताऊं, यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं तो बात करते हैं कि जो एटॉमिक मास को फर्स्ट टाइम जब हमने मेजर किया था तो सबसे पहले इसको मेजर किया था हाइड्रोजन के कंपेयर में। जैसे मैंने कहा ना रिलेटिव मास, रिलेटिव का क्या मतलब होता है? किसी के साथ कंपेयर करना। तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम का मास फाइंड आउट कर रहा हूं तो किसी के साथ कंपेयर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बार हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया गया था और हाइड्रोजन का मास उस टाइम पे 1 मान के किया गया था। ठीक है, इसके कंपेयर में एलिमेंट का मास। उसके बाद फिर हाइड्रोजन को हमने वहां से हटा दिया कुछ लिमिटेशंस की वजह से। फिर ऑक्सीजन के साथ कंपेयर किया गया। किसी भी एटम या एलिमेंट का मास कंपेयर किसके साथ किया गया? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, इसके रीजन है क्योंकि ऑक्साइड जो है, मतलब ऑक्सीजन जो है बहुत जल्दी से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना देता है, तो ज्यादातर एलिमेंट के ऑक्साइड बनते हैं, इसलिए ऑक्सीजन के साथ कंपेयर किया गया। लेकिन बाद में कार्बन जो होता है, कार्बन एलिमेंट, उसके मास के साथ कंपेयर किया गया। तो करंट में जो हम पढ़ते हैं वो इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिस इज रिलेटिव मास ऑफ एटम। ठीक है, दिस इज रिलेटिव मास ऑफ एटम एज ऑफ कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 के कंपेयर में हम इसको करते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है? देखो, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम कैसे लिखेगा? जो एटॉमिक मास होता है वो लिखेंगे मास ऑफ दैट एटम, मास ऑफ दैट एटम, ठीक है, डिवाइड बाय कार्बन मास इनटू में 12। ठीक है, इनटू में 12। कार्बन का जो मास होता है वो 12 ही होता है। कितना होता है? 12 होता है। तो अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ये हो जाएगा 12, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, 12 ही रहेगा हर बार। तो 12 से 12 कट जाना है, तो जो मास होगा किसी भी एटम का वो इसके साथ कंपेयर हो जाएगा उस वे में। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये फॉर्मूला बनता है किसी के लिए भी। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे मास रखूं ऑक्सीजन का, तो 16 रखूंगा मैं। ऑक्सीजन के लिए कितना रखूंगा मैं यहाँ पे? 16। तो 16 इंटू में 12 बाय 12, तो कितना हो जाएगा? 16। इसको मैंने कंपेयर किया है कार्बन के मास के साथ, तो जो इसकी यूनिट बनती है वो बनती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। जो पहले लिखा जाता था, आजकल इसको लिखा जाता है सिंपल यूनिट्स। यूनिट्स लिखा जाता है और यूनिट्स को भी सिंबलाइज यू से कर देते हैं, सिंपल। एटॉमिक मास यूनिट का भी यही मास होता है कि 1/12 मास, ठीक है ना, सॉरी, मास ऑफ एनी एलिमेंट और एटम एज कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। ये इसका डेफिनेशन रहता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये है एटॉमिक मास, एक रिलेटिव मास होता है। ठीक है, अब देखते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं। जो मॉलिक्यूलर मास है, नाम से क्लियर हो रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मास को ऐड करना है हमने। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल। इसको हम कैसे कर सकते हैं? रिलेटिव मास ही लिख सकते हैं, रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा ये। ठीक है, अगर आपको एटॉमिक मास पता है, अगर आपको याद है एटॉमिक मास, तो आप इजीली मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे ये देखो, सपोज आपको मैं कहूं कि NaOH जो है, इसका ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? सोडियम का जो मास है वो होता है 23, ऑक्सीजन का मास होता है 16, हाइड्रोजन का मास होता है 1। ये कहां से आया? ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी लिख के दूंगा मैं आपको, तो ये आपको याद करना, टेबल बनानी है, याद करना है। ठीक है, तो कैसे होगा? सोडियम 23 प्लस में ऑक्सीजन हो जाएगा 60 प्लस में हाइड्रोजन, कितना हुआ ये? 40। तो जो है इसका मास कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, ओके, आपने निकाला है मॉलिक्यूलर मास। तो मैंने अभी बताया कि सोडियम का एटॉमिक मास क्या होगा, क्योंकि ये भी रिलेटिव है, तो AMU लिखेंगे इसको, या सिंपल क्या लिखेंगे? यूनिट्स लिखेंगे। ये भी यूनिट्स है, ये भी यूनिट्स है, तो जो टोटल 40 आएगा उसको भी हम क्या लिखेंगे? 40 यूनिट्स, ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो कुछ नहीं करना, यूनिट्स की जगह यूनिट बदल जाती है, बस ग्राम में यूज करते हैं उसको, ग्राम, ये ग्राम और ये ग्राम, तो 40 ग्राम आ जाएगा। तो
ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास, सॉरी, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, रिलेटिव मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ग्राम्स, ये बोलते हैं उसको। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना सीख लोगे। एक और एग्जांपल दे देता हूं इसी में सिंपल सा, जैसे H2O है, इसी डेटा से आ जाएगा। हाइड्रोजन का पता है, ऑक्सीजन का पता है सबको। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन इनको 2 करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर 2 हाइड्रोजन गिवन है। ठीक है, साथ में ऑक्सीजन का है 16, कितना हो जाएगा ये टोटल? 18। अब ये अगर ग्राम यूनिट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो उसको ग्राम लगा दोगे, अगर सिंपल पूछा है तो हो जाएगा 18 यूनिट्स। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। क्लियर सभी को? ठीक है, तो ये नोट करो, मास नंबर, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। आगे देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, कि किसी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ा सिंपल सा है, बस जैसे मान लो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, एक्स, ठीक है, ए और जेड, इस तरह से, जहां पर एक्स क्या है, एक्स हो गया एलिमेंट, सिंबल, एलिमेंट या एटम कह लो इसको, एक ही बात है, एटम का सिंबल हो गया ये। ए क्या है, एटॉमिक मास, ठीक है, और जेड आप सबको पता ही एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए, पढ़ते हैं, जैसे रिप्रेजेंट ऑक्सीजन एंड सल्फर, एक और लेते हैं एग्जांपल, एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इन तीनों को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O, ठीक है, इसका मास नंबर कितना होता है 16, इसका एटॉमिक नंबर 8, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन इसका। ठीक है, सल्फर है, जैसे सल्फर का सिंबल S, एटॉमिक नंबर इसका होता है 16, मास होता है इसका 32, ये रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन में देखो, एटॉमिक नंबर 1, इसका मास नंबर भी 1 ही होता है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर सभी को? तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी एटम को। मतलब ये टॉपिक मैंने इसलिए कवर किया है क्योंकि बेसिक्स कवर कर रहे हैं हम अभी, और अगर मान लो आपको बुक में इस तरह से या किसी क्वेश्चन पेपर में इस तरह से कोई चीज दिखती है तो आपको क्लियरली पता चल जाए कि एटॉमिक मास लिखा हुआ है और ये एटॉमिक नंबर है उसका। ठीक है, क्लियर सभी को? चलो नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं हम। सो स्टूडेंट्स, ये है एटॉमिक मास। ठीक है, अप टू 20 तक लिखा है मैंने, इतने ही इनफ होंगे आप सभी के लिए, क्योंकि इससे ऊपर अगर पूछा जाता है तो गिवन भी होता है ब्रैकेट में मार्क्स। ठीक है, और वैसे भी आपको मिल जाएंगे बुक के अंदर भी, पर यहाँ लिखने का एक छोटा सा रीजन था मेरा, वो रीजन ये कि मैं आपको बता दूं कि ये किस वे में लिखे हुए हैं। ठीक है ना, जैसे कि अगर ये 4 लिखा हुआ है तो ये 4 ही नहीं होता, एग्जैक्ट पॉइंट समथिंग वैल्यूज भी होंगे इसमें। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, पॉइंट्स और वैल्यूज अगर है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इग्नोर कर सकते हैं। हाइड्रोजन के लिए सेम मास रहता है, जो एटॉमिक नंबर है उसका 1, 4, 7, 9, 10, 12, 14। ठीक है, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन 18, और जो फ्लोरीन है वो 19 भी हो सकता है, कुछ जगह 19 भी मिलेगा, 18 कर लेंगे आप। ठीक है, नियोन 20, सोडियम 23, 22 पॉइंट समथिंग होता है ये। क्या होता है 22 पॉइंट समथिंग, इसको ओवरऑल 23 लेते हैं। मैग्नीशियम भी 24.0 समथिंग होता है। ठीक है, तो इसको 24 लेते हैं। गुड, एल्यूमिनियम के केस में भी यही है, एग्जैक्ट वैल्यू कोई सी भी नहीं है। ठीक है ना, लेकिन इजी रखने के लिए, याद रखने के लिए इनको एग्जैक्ट वैल्यू में लिखा हुआ है। ठीक है, 27, 28, 31। सल्फर के लिए 32 मास होता है, क्लोरीन के लिए देखो 35.5। सारा मैंने सिंपल वैल्यूज में लिखा हुआ, लेकिन यहीं पे एक वैल्यू फ्रैक्शन लिखी है, इसके पीछे रीजन है, रीजन क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी नहीं। ठीक है, बाद में देखेंगे उसको। आर्गन 39, पोटेशियम 39 और ये 40, ये 39.9 समथिंग होता है, इसको मैं ऑलमोस्ट 40 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऑलमोस्ट 40 लिख सकता हूँ। ये 39.0 समथिंग होता है और ये 40 के राउंड में होता है। ठीक है, तो कैल्शियम तक का हमें याद करना है। और इसको तुम अगर देखोगे ध्यान से तो ज्यादातर आपको देखने को ये मिलेगा कि जनरली तो क्या है, एटॉमिक नंबर का डबल है, और उनका मास 5, सॉरी नंबर का 5, डबल कर दो 10, कार्बन का 6, डबल कर दो 12, नाइट्रोजन का 7, डबल कर दो 14, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर, डबल कर दो 16, 9 के अकॉर्डिंग 18 हो गया, 10 के अकॉर्डिंग 20 हो गया। ठीक है, या फिर एक ज्यादा या दो ज्यादा के पॉइंट होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है कवर करना है आपको, और इनको अगर कवर कर लोगे तो आपको बड़ा सिंपल ये तरीका पता ही चल गया है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना। तो एक एक्सरसाइज दे रहा हूं करने के लिए मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है, तो तैयार करो, सॉल्व करो उनको। ओके, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करना है आपको इनका मॉलिक्यूलर मास सभी का बताना है।
सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है, नाइट्रिक एसिड का कितना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना है, कैल्शियम फॉस्फेट और अमोनिया। ठीक है, तो ये कवर करो और फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने। ठीक है, ये कवर कर ही लेंगे, आप समझाई चुका हूँ टॉपिक जो है। ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी आने नहीं वाली। ठीक है, आने वाली होगी फिर भी आप डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना, डाउट जो भी है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कवर करते हैं अपना। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो कर रहे हैं छोटा सा टॉपिक है पर समझना जरूरी है इसको। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल का ज्यादा मतलब कुछ नहीं, सिंपल सा मतलब है इसका, ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। मतलब कि जो एटम्स होते हैं उन्होंने अगर आपस में बॉन्ड बना रखा है तो उसके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहते हैं। बॉन्ड का मतलब होता है जो एटम्स है ना, अब देखो आपने ये सीखा है कि आयन का फॉर्मेशन कैसे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, अब ये कंपाउंड है, सबको पता है इसके बारे में। ठीक है, अब जो सोडियम क्लोराइड है वो कुछ ऐसे रहा होगा, सोडियम 281, क्लोरीन कुछ ऐसे रहा होगा 287। लेकिन जब ये आपस में मिले होंगे तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया इसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद आपको पता है कि Na सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा और क्लोरीन आपको पता है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और इसके कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 हो जाएगी, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन उसने रख लिया। आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसका प्रॉपर ऑक्टेट पूरा है, इसका गेन करने के बाद प्रॉपर ऑक्टेट पूरा है। तो अब इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव क्योंकि इसने लूज किया, इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव क्योंकि इसने गेन किया। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और कंपाउंड बन जाएगा NaCl, कुछ इस टाइप से, ये कुछ इस टाइप से NaCl। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज क्यों दिखाई, मैंने इसलिए दिखाया कि मैंने जो लिखा है कि बॉन्डेड टुगेदर, बॉन्डेड टुगेदर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने के बाद जो है जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, इन्होंने आपस में क्या करा है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है, उसी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल हुआ। ठीक है, क्योंकि इसमें ये ग्रुप ऑफ एटम है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। तो अब जो मॉलिक्यूल है वो दो तरह के होते हैं, मैं यही बता देता हूँ उसको। मॉलिक्यूल जो है कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और दूसरे होते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखो केमिस्ट्री काफी इजी होती है इस टर्म में, मैं ये इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि अगर आपको वर्ड क्रैकिंग आती है तो आपको कंसेप्ट थोड़ा सा और इजी लगेगा। ठीक है, जैसे वर्ड क्रैकिंग का मतलब है, होमो का मतलब सबको पता है कि एक जैसा एटम, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक जैसे एटम्स होंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें अलग अलग एटम्स होंगे उसको क्या कहते हैं? हेटेरोटॉमिक। एग्जांपल की मैं बात करूं तो यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा H2 Cl2 P4S8, ये एग्जांपल्स हो गए। H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2, फास्फोरस का मॉलिक्यूल P4 और S8 मतलब सल्फर का मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? 2। क्लोरीन के में कितने होते हैं? 2। फास्फोरस में 4 और सल्फर में 8। क्लियर है सभी को? ओके, उसके बाद हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूं तो एक तो ये एग्जांपल था, ये देता हूं NaCl। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दे देता हूं जैसे कि एक आपको देता हूं H2O। ठीक है, एक तीसरा एग्जांपल दे देता हूं जैसे कि NH3, और इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, ये 3 एग्जांपल इसके दिए। तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में देखो अलग अलग एटम्स हैं, एक सोडियम का एक क्लोरीन का, लेकिन एक मॉलिक्यूल है ये। H2O का एक मॉलिक्यूल, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन का एटम, नाइट्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम मिलकर के एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, नाइट्रोजन हाइड्राइड का। ठीक है, क्लियर है सभी को ये? ओके, तो मॉलिक्यूल्स जो है ग्रुप ऑफ एटम होते हैं और होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक वो हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखो, एक टर्म यहाँ पे एटॉमिसिटी आता है। एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है उस नंबर को बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2, तो इसकी हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2। इसकी भी 2, इसमें 4 एटम्स है तो 4 एटॉमिसिटी, इसमें 8 एटम है तो 8 एटॉमिसिटी। इसमें कितने एटम है? 2, तो एटॉमिसिटी भी 2। इसमें कितने हैं? 3, तो टोटल एटॉमिसिटी 3, इसमें टोटल 4 एटॉमिसिटी। समझना की बात सभी को एटॉमिसिटी क्या होती है। अब एटॉमिसिटी के बेस पे मॉलिक्यूल अलग तरह से दोबारा डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल। दूसरा हो जाएंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल,
तीसरा नहीं लिखूंगा मैं, बस बता देता हूँ क्योंकि समझ गए होंगे आप सभी। डायटोमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल, इस तरह से। इसमें कितने हैं एटम? 4, तो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया ये। ठीक है, इसमें 8 है तो ये ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। इसमें 3 है तो ये क्या हो गया? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी को? बढ़िया। उसके बाद जैसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा है ताकि ये चीज क्लियर हो सभी को। ग्रुप ऑफ एटम को मैंने कहा मॉलिक्यूल कहते हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिसमें ग्रुप नहीं होते हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल में बात करूं मैं जिसमें ग्रुप नहीं होते, वो है हीलियम, नियोन, आर्गन। ये कुछ एलिमेंट ऐसे, आर्गन के बाद क्रिप्टन में लिख देते हैं, ज़ीनोन में लिख देते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनको इलेक्ट्रॉन लूज गेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर ग्रुप क्यों बन रहा है? बॉन्डिंग करनी है, क्योंकि बॉन्डिंग क्यों करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करना है क्योंकि। और ये सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी 0 होती है, ना तो इनको इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना गेन करना है। तो अगर इस हिसाब से देखें कि इलेक्ट्रॉन लूज गेन करके ही मॉलिक्यूल बनता है, तो इस हिसाब से मॉलिक्यूल बना ही नहीं पाएंगे, इसलिए इनके सिंगल एटम को ही मॉलिक्यूल कह देते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो फिलहाल जो है आज का टॉपिक तो हो गया मेरा कवर, जो मैंने आज आपको पढ़ाना था। लेकिन लास्ट में एक चीज छोटी सी जोड़ देता हूँ मैं। जोड़ दूंगा क्या? कि जैसे मैंने बार बार शायद मैं NH3 को कहा अमोनिया, तो कुछ बच्चों को शायद पता नहीं होगा इसके बारे में, जो 8th के बाद फ्रेशली 9th में आए हैं, और जो अगर सीनियर स्टूडेंट अगर देख रहे हैं इसको, उनको तो खैर क्लियर ही होगा ये सब। तो मैं कुछ कॉमन नेम्स की वीडियो दे देता हूँ, कुछ कॉमन नेम लिख देता हूँ यहाँ पर, उनको पढ़ना को याद करना है, हेल्प करेंगे काफी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मैंने कुछ लिमिटेड से केमिकल कंपाउंड लिखे हैं, उनके कॉमन नेम ये लिखे हुए हैं। ठीक है, देखो क्या है, जैसे H2O, इसको वाटर के नाम से जानते हो, सबको पता ही है, इसको एक्वा भी बोल दिया जाता है। उसी तरह से NaCl जो है नमक होता है, खाने वाला जो नमक होता है, उसको टेबल सॉल्ट कह लो, रॉक सॉल्ट कह लो, या एडिबल सॉल्ट कह लो। ठीक है, NH3 होता है अमोनिया, ये गैस होती है, अमोनिया गैस। ठीक है, NaOH ये है कास्टिक सोडा। देखो नाम में देखो सोडा आ गया, सोडा का मतलब ये सोडियम है इसमें, इसलिए अगर मैं यहाँ लिखता KOH तो ये हो जाता, वो भी सेम टू सेम है, देखो दोनों का सेंस, KOH NaOH। ये यहाँ पोटेशियम आ जाता है, इसको हम बोलेंगे कास्टिक पोटैश, अगर पोटेशियम है तो उस केस में। ये होता है क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है स्लेट। ठीक है, और CaCO3 ये मार्बल, जैसे चौक से हम लिखते हैं, या जो मार्बल होते हैं वो क्या होता है? CaCO3। तो ये काफी लिमिटेड लिखे हैं मैंने, बाकी सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF में दे दूंगा। ठीक है, वहां जाके डाउनलोड करो तो देखो, हेल्पफुल होंगे आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो यही खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।